अब आप खुद सोचें कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी चाइना, दुनिया की 11th लार्जेस्ट इकॉनमी रशिया, दुनिया की 14th लार्जेस्ट इकॉनमी ईरान। आप इन सब इकॉनमीज के साथ कनेक्ट होकर अपने मुल्क में सिर्फ अगर रास्ता ही प्रोवाइड करोगे ना, तो इट मीन्स दैट कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इंजीनियर जमीलुल्लाह खान तरीन है। नाज़रीन, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब बनी, क्यों बनी और इसका पर्पस क्या है। और आज 2023 के स्टार्ट में रशिया जैसे कंट्री ने जब खड़े होकर ऐलान किया है कि वो अपने इस ब्रिक्स के अंदर मज़ीद 2 कंट्रीज़ की एडिशन करने जा रहे हैं, और वो 2 कंट्रीज़ हैं ईरान एंड अर्जेंटीना। और इसके साथ साथ सुनते अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये बात क्लियर हुई है कि उन्हीं के साथ 3 मज़ीद कंट्रीज़ ऐड होने जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर ये सब कंट्रीज़ जो कि ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम शुमार क्यों नहीं है। नाज़रीन, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और हमारा जो मेजर फोकस है कि ब्रिक्स बनी क्यों, इसका पर्पस क्या था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिक एम्स क्या हैं, और एम्स के बाद हम जाकर डिस्कस करेंगे कि जो न्यू मेंबर्स डिस्कशंस में आ रहे हैं या न्यू मेंबर्स की जो इनरोलमेंट होती चली जा रही है उसकी क्या फंडामेंटल रीजंस हैं, और फिर पाकिस्तान का एंगल कि अभी तक पाकिस्तान ने ब्रिक्स क्यों नहीं ज्वाइन की और क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है ब्रिक्स को लेकर। तो नाज़रीन, सबसे पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्टिंग में BRIC का कॉम्बिनेशन थी, इसके अंदर S की एडिशन नहीं थी। और ये ब्रिक का जो बेसिक मॉडल था ना, ये दिया था जिम ओ नॉवेल ने, और इन्होंने एक पब्लिश किया था पेपर पब्लिश किया था, और उस पेपर का नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक, और उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था BRIC का कॉन्सेप्ट। BRIC इन्होंने कहा था ये वो कंट्रीज़ हैं, BRIC सुन लें, B से मुराद ब्राज़ील, R से मुराद रशिया, I से मुराद इंडिया और C से मुराद चाइना। इन कंट्रीज़ का उन्होंने नाम दिया था, ये वो कंट्रीज़ थे जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ थे। डेवलपिंग कंट्रीज़ समझ लें ज़रा कि वो कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमीज़ डेवलप होती चली जा रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ग्रेजुअली इनकी इकोनॉमिक साइज ग्रो अप कर रहा था, तो इसका इन्होंने नाम दिया था BRIC के नाम से, और बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक के सूरत में। ये याद रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ 2001 में, बढ़ता गया, ये ताल्लुक बढ़ते गए, इम्प्रूवमेंट होती गई इन कंट्रीज़ की आपस में, और इन कंट्रीज़ की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ 2009 में प्रॉपरली एक और कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इसका नाम BRICS ब्रिक्स रखा गया, और इसमें एक और कंट्री ऐड किया गया, दैट इज आल्सो नोन एज साउथ अफ्रीका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका की इकॉनमी बहुत तेजी से बूस्ट अप कर रही थी उस टाइम में, जिसकी वजह से इसको भी एडिशन दी गई। और ये याद रखिएगा, ये उसके बाद से ऑनवर्ड इसका नाम प्रॉपरली ब्रिक्स के नाम से फेमस किया गया। अच्छा, अब इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक एम्स क्या हैं। अगर हम एम्स पर आएँ तो हमें 3 फंडामेंटल एम नज़र आते हैं। नंबर 1 हमें नज़र आता है पीस की फॉर्मेशन में, नंबर 2 हमें एम नज़र आता है सिक्योरिटी की फॉर्मेशन में, और नंबर 3 हमें एम नज़र आता है डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन की फॉर्मेट में। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें एस्पेक्ट नज़र आता है, हम सिर्फ उस एस्पेक्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। देखिए, 2022 को ही अगर हम इवेलुएट करें ना, 2022 के अंदर इस कॉपरेशन के एंगल को समझिएगा और फिर इस ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। सिर्फ 2022 के अंदर अगर हम ट्रेड देखें ना, रशिया चाइना की ट्रेड देखें तो $190 बिलियन तक गई है। इट मीन्स दैट चाइना और रशिया की अगर आप हिस्ट्री को प्रोस्पेक्ट करें ना, वो कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर शायद रशिया और चाइना की इतनी ट्रेड नहीं हुई थी जितना सिर्फ 2022 के साल में हुई। और उसके अंदर अगेन अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो आपको ब्रिक्स की कॉपरेशन या उसका मेजर एम नज़र आता है। इसी के साथ एक और एंगल देखें कि इस रशिया और इंडिया की ट्रेड, इन्होंने 2022 के अंदर अगेन एक और रिकॉर्ड क्रिएट किया, और वो रिकॉर्ड हुआ $30 बिलियन का। अब ज़रा सवाल ये उठता है कि एक ही रीजन के अंदर, एशिया के अंदर चाइना भी है, एशिया के अंदर रशिया भी है, एशिया के अंदर इंडिया भी है,
ये तीन मेजर जॉइंट्स इसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर होते हुए ये अपनी कॉपरेशन, अपनी डेवलपमेंट, अपनी कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रांग करते जा रहे हैं जिससे ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो मज़ीद स्ट्रांग से स्ट्रांगर होती चली जा रही हैं। और इस स्ट्रेंथ का रिजल्ट ये आ रहा है कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ती चली जा रही है। और इस कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट ये है कि आज 2023 के स्टार्ट में हम देखें तो रशिया चाइना की कलेक्टिव कोलैबोरेशन हमें आर्टिक ओशन में भी नज़र आती है, जो कि अगेन एक और एनर्जी रिसोर्स या रिजर्व है पोल्स पर, नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड पर। तो उस कोलैबोरेशन को, उस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए ये दोनों कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि अगर इनकी इतनी इफेक्टिव कोलैबोरेशन चल रही है, देन व्हाई दे नीड न्यू मेंबर्स। ये याद रखिएगा, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना न्यू मेंबर्स बनने की या बनाने की, उनकी रिक्वायरमेंट्स बेसिक ये है कि अगर हम या इंडिया, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर ये अपनी बात की ताकत, अपनी बात का इन्फ्लुएंस ग्लोबल गवर्नेंस में या ग्लोबल इश्यूज़ में बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको अपना साइज़ एक्सटेंड करना होगा। और उस साइज़ को एक्सटेंड करने के लिए इन सब ने 2022 की समिट के अंदर ये बात क्लैरिफाई की कि हमें एटलीस्ट अपना साइज़ इन्हांस करना चाहिए दो चीज़ों के लिए। नंबर 1 कोलैबोरेशन बढ़ेगी इससे, और नंबर 2 हमारी इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, ये इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स में ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ एक और छोटी सी बात ऐड करता चलूँ। देखिए, हम जो बात करें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की, इस डेवलपिंग इकोनॉमी से समझिएगा कि इस टाइम वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो चाइना की है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की है, 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी ब्राज़ील की है, 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको रशिया की नजर आती है। सिमिलरली साउथ अफ्रीका भी प्रोग्रेसिंग है। अब इसी माइंडसेट से आप जरा इलेबोरेट करें कि अगर ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमीज आपस में मिलकर वर्क कर रही हैं, तो इनका टारगेट भी यही होगा कि अपकमिंग जो आने वाली कंट्रीज हैं या न्यू मेंबर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बड़ी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके लिए ये उन्हीं मेंबर्स को अपना पार्ट बनाने जा रहे हैं जिनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्ट्रांग है। ये याद रखिएगा, इस टाइम अगर हम एनालाइज करें ईरान को, अगर हम एनालाइज करें तो आप देखें कि इस टाइम दुनिया की 14th लार्जेस्ट इकोनॉमी ईरान की है। इसी तरह अर्जेंटीना 26th लार्जेस्ट इकोनॉमी अर्जेंटीना की है। और रिसेंटली 2023 के अंदर रशिया ने ये बात डायरेक्टली अनाउंस की है कि रीसेंट टाइम्स में ईरान और अर्जेंटीना को हम मेंबरशिप देने जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ ईरान अर्जेंटीना के साथ याद रखिएगा सऊदी अरब भी इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है, जो कि दुनिया की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तुर्की जो कि 23rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी इसका पार्ट बनने जा रहा है। और इजिप्ट भी इसका पार्ट बनने जा रहा है, 35th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब जरा समझिएगा, समझने की बात यह है पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से कि पाकिस्तान के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट या ब्रिक्स कितनी इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है। ये याद रखें कि इस टाइम पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, अगर आप एनालाइज करें तो आपके नॉर्थ पर चाइना नज़र आता है, आपके ईस्ट में इंडिया नज़र आता है, और आपके नॉर्थ के साथ ही आप देखें ताजिकिस्तान और ऊपर साइड पर रशिया नज़र आता है। और आपके वेस्ट, साउथ वेस्ट में देखें तो आपको ईरान नज़र आता है। अब आप ज़रा खुद एनालाइज करें कि पाकिस्तान के सेंटर में होते, पाकिस्तान अगर सेंटर में है तो ऑलमोस्ट चारों तरफ से जो कंट्रीज कनेक्ट होते हैं वो आपके ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उनका एक ही टारगेट है कि डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। और अगर इनका टारगेट डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन है तो आप ये बात समझते हैं कि अगले दौर में वॉर्स कंट्रीज की आपस में वेपन्स के जरिए नहीं होने लगी। अगले दौर में वॉर आपकी इकोनॉमिक वॉर है, जो कि हम रिसेंट टाइम्स में भी देख रहे हैं। तो अगर इस इकोनॉमिक वॉर को जीतना है तो सबसे बेहतर तरीकाकार ये है कि अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इन्हांस किया जाए। तो आप ये बात समझे कि अगर पाकिस्तान इन सब कंट्रीज़ के दरमियान में बैठकर भी इनके साथ डेवलपमेंट या कॉपरेशन नहीं कर पाता
तो पाकिस्तान विल रिमेन आइसोलेटेड, और उस आइसोलेशन का रिजल्ट ये होगा कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी सबूताज होगी। उसको समहाउ अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, और उन कॉम्प्रोमाइज़ से बचने के लिए पाकिस्तान को डिफरेंट किस्म के एंगल्स की तरफ अडॉप्ट करना होगा। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान ने अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया, और वो कौन से फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान जैसा कंट्री इसको ज्वाइन नहीं कर सका। उसके अंदर मेजर जो कंसर्न है वो दो हैं। नंबर वन कंसर्न ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। पाकिस्तान का रीसेंट अगर सिनेरियो देखें तो हमारी अभी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी फ्रजाइल, कमज़ोर हो चुकी है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के दहाने पर आ चुका है। इसी के साथ दूसरी जो मेजर रीज़न है वो है इंडियन फैक्टर। इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर शामिल होने से हेजिटेट करता है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस ग्रुप या इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। मे बी उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसमें ये भी हो सकती है कि इंडिया की अप्रोचेस ये हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉस्पर हो सकती है, जिसका अगेन इंडिया समहाउ डिफरेंट एंगल से इसको प्रॉस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो इसी तरह देयर आर मेनी एंगल्स एट ऑल। अब लास्ट में एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सपोज पाकिस्तान इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गेम में पार्टिसिपेट कर लेता है, ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है, देन इसका फ़ायदा क्या होने लगा है? इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी रोड मैप बन चुका है सीपैक की फॉर्मेट, और इस सीपैक के फॉर्मेट का हम अगर आज एनालाइज करें तो हम ब्रिक्स के थ्रू ईरान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, चाइना के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, रशिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप खुद सोचें कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी चाइना, दुनिया की 11th लार्जेस्ट इकॉनमी रशिया, दुनिया की 14th लार्जेस्ट इकॉनमी ईरान, आप इन सब इकॉनमीज़ के साथ कनेक्ट होकर अपने मुल्क में सिर्फ अगर रास्ता ही प्रोवाइड करोगे ना, तो इट मीन्स दैट कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ती चली जाएगी। बिकॉज इस ब्रिक्स का एक एम है कि आपने इमर्जिंग इकॉनमीज़ को सपोर्ट करनी होती है, आपने इम्प्रूवमेंट वाली जो इकॉनमीज़ होती हैं उनको सपोर्टिव हैंड देना होता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि वो मुल्क कलेक्टिवली प्रोग्रेस करते हैं। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड कंट्रीज़ में से एक है जो कि रशियन या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेटेड है। तो अगर हमने अपनी प्रोग्रेस करनी है, अपने आप को प्रॉस्पर बनाना है, तो पाकिस्तान को नेबरिंग कंट्रीज़ स्पेशली रीजनल कंट्रीज़ के साथ कलेक्टिवली कोलैबोरेशन करनी होगी, और उस कोलैबोरेशन का रिजल्ट ये होगा कि पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, चाइना भी तरक्की करेगा, इंडिया भी तरक्की करेगा, ईरान भी तरक्की करेगा, अफ़गानिस्तान भी तरक्की करेगा, और पूरा रीजन तरक्की करेगा, और एक हम यूनाइटेड एशिया बनाएंगे। और उस यूनाइटेड एशिया का कंपटीशन शायद दुनिया का कोई और कॉन्टिनेंट नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।